brought to you by वाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। हरेक शनिवार सवेरे 10:15 बजे आणियो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपणो नेपाल आपणो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। तुझे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी गुजारने के दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। अब आज का अतिथि है बातचीत। आप लोग डॉक्टर किरण बेदी, एक नाम भारत को चर्चित नाम है, यो नाम आप लोग जरूर सुना होगा और इन्होंने क्रेन बेदी के रूप में भी जाने जाते थे। ये भारत की पहली आईपीएस महिला ऑफिसर थी और ये नेपाल आए क्रम में आपने अंतर्वार्ता दियो है। आओ कार्यक्रम में इन्हा को स्वागत करा। डॉक्टर किरण बेदी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी जो मानसरोवर यात्रा है, एडवेंचरस ट्रिप थी या स्पिरिचुअल ट्रिप? ओह, एडवेंचरस से नहीं मतलब, तो ये स्पिरिचुअली थी। एडवेंचर तो बड़े और भी हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्पिरिचुअल थी। ये माउंट कैलाश तक पहुंचने की, अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को समझने के लिए ये वो यात्रा थी। तो हम लोग माउंट कैलाश तक पहुंचे। मानसरोवर लेक में तो स्नान किया, लेकिन हमको वहां तक हमारे सदगुरु ईशा फाउंडेशन के जग्गी वासुदेव जी, वो हमें वहां तक लेके गए। और नेपाल और नेपाली कैसे लगे? नेपाल एक स्पिरिचुअल कंट्री मेरे लिए। हिंदू किंगडम तो है, हिंदू राष्ट्र है। ज्यादा लोग इसको देखो, बुद्ध है यहाँ, हिंदू है, पशुपति है, तो ये हमारे एक संस्कारों की और परंपराओं का एक एक्सटेंशन है। तो मुझे तो नेपाल बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर है और वाकई में एक कंट्री ऑफ गॉड्स है, स्पिरिचुअल कंट्री है। आप जैसे 1972 में पहली महिला आईपीएस बनी थी और उस समय महिलाओं को खास महत्व नहीं दिया जाता था, और आप जिस समाज से थी उसमें भी महिलाओं को ज्यादा आगे आने नहीं देते थे, तो उसमें कितनी मुश्किलें हुई और आपके पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट कर रहे थे? मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि मेरे में ये माँ बाप की सोच नहीं थी। समाज की सोच से मेरे माँ बाप की सोच अलग थी। तो जब माँ बाप की सोच अलग होती है तो वो बच्चे अलग बन जाते हैं। अगर माँ बाप की सोच, जैसी माँ बाप की सोच होती है, बच्चे वैसे ही बनते हैं। और उसके बाद जब बनते हैं तो वो अपने आप को बनाते हैं, क्योंकि उनकी सोच की बुनियाद बन जाती है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी, पहले हमको माँ बाप ने बनाया, उसके बाद हमने अपने आप को बनाया। तो इसका मतलब माँ बाप से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी आप? बिल्कुल नहीं, माँ बाप की सोच को मैं आगे लेके जा रही थी। जैसे माँ बाप की सोच थी वो बुनियाद है, उसके बाद अब आप बड़े हो जाते हैं। माँ बाप जब आपकी बुनियाद बन जाती है, आपकी रूट्स बन जाती है, तब फल तो वैसा ही मिलेगा ना, जैसे आपकी खाद, जैसे आपका बीज। तो बीज है माँ बाप का, खाद है माँ बाप की। उसके बाद अपना जिम्मेवारी है, सूर्य से आप कितनी किरणें लेते हैं, हवा को कैसे लेते हैं, ये फिर आपकी सोच बन जाती है। तो फिर फर्क क्यों पड़ेगा बीज में और खाद में? क्योंकि जैसा बीज था वैसा फल आया। तो ये अपना फर्ज बनता है फिर कि उसके बाद माँ बाप की सोच को आगे ले जाते। शुरू में जब आप आईपीएस ऑफिसर बने थे, फर्स्ट लेडी थे, और मर्दों के बीच में रह के काम करने में कितना मुश्किल हुआ आपको? बिल्कुल मुश्किल नहीं हो, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे तैयार किया था, मैंने अपने आप को तैयार किया था। तैयारी से आप बराबर बन जाते हैं, फिर आप में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपकी सोच जैसी है वैसे है, आपकी काबिलियत अगर बराबर है तो फिर आप भिन्न कैसे? सिर्फ फर्क ये है कि पोशाक आपकी महिलाओं की है, उनकी पोशाक पुरुषों की है, लेकिन सोच तो वैसी है। सोच अगर आपकी बढ़ जाती है, आपकी दुनिया भी बड़ी है, बहादुर भी है, आपके पास काबिलियत भी है, तो फिर क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। अच्छा, आपने अपने टोटल कैरियर में
इंडियन पुलिस की बहुत से डिपार्टमेंट्स को हेड किया, तो इंडियन पुलिस की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी और सबसे खराब क्या थी? इंडियन पुलिस एक बड़ी अच्छी नेक फोर्स है की पोटेंशियल रखती है, जिसका मैंने पूरा फायदा उठाया। इंडियन पुलिस की मैं जो अच्छी सोच, उसकी ताकत क्या है वो बता सकती हूँ। उसकी कमजोरियां भी हैं बहुत सारी, लेकिन उसकी ताकत भी है। ताकत क्या है? कानून भी है, रूल्स भी हैं, लेकिन उसमें मानवता जब जोड़ दोगे तो आप वही रूल को मानवता और न्याय की तरफ ले जाओगे। सो मशीन नहीं, इंडियन पुलिस एक मशीन नहीं है कि ये पुर्जा है तो ये गोली रहेगा, या ये पुर्जा है तो ये तिकोना ही रहेगा। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप अगर मानवता और न्याय से अपनाते हैं तो फिर कोई उसका मुकाबला नहीं है, जो कि कई दूसरे देशों में ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन वही उसका दूसरा पलट देख लो तो आप वही कानूनों को मरोड़ के बेईमानी और अन्याय की तरफ ले जा सकते। मुझे उसमें न्याय मिलता था जब मैं अपने कानूनों को, अपने रूल्स को मानवता की तरफ अपनाती थी, क्योंकि उसमें लचकीला था, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, उसमें डिस्क्रिशन थी। तो अगर आपके मन में ईमानदारी है, न्याय है, इंसाफ है, तो आप उन्हीं रूल्स को फ्लेक्सिबल, उसमें गुंजाइश होते हुए दूसरे का भलाई भला कर सकते हो। तो कुछ तो कमजोरी भी थी ना उसमें। कमजोरी ये है क्योंकि रूल एक मशीन नहीं है, वो ऐसा नहीं है, सख्त नहीं है, ये या ये है। तो फिर आप अपनी मर्जी, अपनापन कर सकते हो, मन मर्जी कर सकते हो, बेईमानी कर सकते हो, न्याय जी उसका दूसरा पलट है। लेकिन अगर आप एक ऐसी व्यवस्था को देखो जिसमें लचकीलापन है ही नहीं है, तब आप मान्यता भी नहीं ला सकते। अगर किसी की मदद करना चाहते हो तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि कहते हो ये पॉलिसी है, ये रूल है, ये है लकीर पर फकीर। सो हमारी पुलिस में आप लकीर पर फकीर बनने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके लिए सिर्फ ईमानदारी चाहिए। आपने जैसे ड्रग्स एब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत बड़ा रिसर्च किया, महत्व दिया इसको, तो आप किस निष्कर्ष में पहुंचे कि इन दोनों बातों का कारण एक्चुअल क्या है? परवरिश, स्कूल और परवरिश अगर आपकी सही हो गई, माँ बाप की तरफ से परवरिश और स्कूल की संगत ठीक हो गई, टीचर्स की देखरेख ठीक हो गई, बच्चे नशे की तरफ नहीं जाते, ड्रग्स नहीं लेते। लेकिन अगर आपकी परवरिश कमजोर है और आपकी स्कूलिंग की देखरेख कमजोर है, तो फिर गलत संगत आप बच्चे को कई बारी नशे की तरफ ले जाती है। तो मैं ये कहूँ, और लेकिन एक बार नशे की तरफ चल जाए तो आपका बचपन खराब हो गया, बचपन खराब हो गया तो बुनियाद खराब होगी, बुनियाद खराब हो गई तो आपका सारा जीवन कमजोर पड़ा रहा। कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, कभी इधर से थप्पड़ करेगा, कभी कुछ होगा, तो बुनियाद खत्म। सो मैं ये कहूंगी जिसको परवरिश अच्छी मिले, स्कूल अच्छी मिले, तो बच्चा लायक बनेगा। अगर उसको दोनों चीजों में कुछ भी कमजोरी मिल गई तो वो उसके चांसेस नशे की तरफ जाने के, तो उसका मतलब उसकी जिंदगी कमजोर बल पे चलेगी। अच्छा, किरण बेदी एक समय में क्रेन बेदी के नाम से जाने जाने लगी थी, तो ये बात जब आपके सामने आती थी तो आपको गुस्सा नहीं आता था? सवाल ही नहीं उठता, वो तो मेरा काम था। तो काम से अगर नाम जुड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका काम आसान हो जाता है। तो अगर क्रेन बेदी कहते थे तो इसका मतलब कुछ डर तो पैदा हुआ ना कि क्रेन आ जाएगी, गाड़ी उठा जाएगी, तुमको बख्शेगी नहीं, सबको बराबर समझेगी। तो जैसे भ्रष्टाचार बेदी भी आप हैं, किरण बेदी भी आप हैं, और क्रेन बेदी भी अब आप हैं, आगे अब क्या? समाज बेदी, समाज के लिए समर्पण है ना, समाज की सेवा से समर्पण है, तो समाज। और एक चीज कहा जाता है, जैसे इंडियन पुलिस में किसी ऑफिसर को अगर साइडलाइन में लगाना हो तो उसको तिहाड़ जेल में भेज दो, लेकिन आपने उस अवसर को, उस पोजीशन को भी एक अवसर के रूप में लिया और उसको बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया वहां पे जाके। तो आपको क्या लगता है कि वो आपने, मतलब जो आपको वहां भेजा गया था, ठीक किया था गवर्नमेंट ने? देखो, गवर्नमेंट तो अपनी मर्जी करती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने पास पूरा अधिकार रखती है कि किस अफसर को कहां भेजना है। फर्क पड़ता है अफसर पर कि वह उस पोस्टिंग का सदुपयोग समाज के लिए कैसे करे, क्योंकि हम लोग अपनी पोस्टिंग अपने लिए नहीं करते। सरकारी मुलाजिम अपने लिए नहीं काम करता है, सरकारी मुलाजिम समाज के लिए काम करता है। अब सरकारी मुलाजिम का फर्ज बनता है उसको जो मिला सरकार से, वह समाज के लिए किस तरीके से, किस हद तक उसका सदुपयोग करे। ये मेरी नेचर थी। मुझे जो भी मिला, दुनिया की नजर में ऊंचा था या नीचा था, उससे कोई मतलब नहीं। मुझे अपनी नजर में कैसा है वो, मेरी नजर में वो बहुत कीमती है।
क्योंकि वो समाज के सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग से जुड़ा था, अपराध से वो जुड़ा था, नशे से वो जुड़ा था, करप्शन से वो जुड़ा था, बलात्कार से भी जुड़ा था, टेररिज्म से भी जुड़ा था। लेकिन जब उसको मैं सुधारूं तो मैं समझती हूँ मेरी समाज की असली सेवा हुई। तो ये तो अपनी अपनी ना रुचि होती है। सरकार आपको कहीं भी भेज दे, लेकिन आप उस काम से क्या करते हैं ये आपकी ईमानदारी का वो टेस्ट है। मैं उस टेस्ट को हमेशा अपने लिए पास करती थी कि क्या मुझे जो मिला, क्या मैं उस टेस्ट पर खरी उतर रही हूँ अपनी नजर में। अगर हूं तो आपकी नजर में वो ओहदा ऊंचा है या नीचा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेवा हाँ एक छोटो सो ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। हिन्दी चलचित्र मेरीकोममा अभिनय गर्ने चर्चित नेपाली कलाकार को हुन्? अप्सन ए सुदर्शन थापा, अप्सन बी भीम बहादुर थापा, अप्सन सी अर्पण थापा र अप्सन डी सुनिल थापा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एम टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। सुन्दारा तथा सिटी सेन्टर काठमाडौँमा रहेको गुलाब स्वीट एन्ड फास्ट फूडका तर्फबाट गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर किरण बेदी से, और वो बातचीत में फिर से आगे बढ़ावा। जैसे अन्ना हजारे का जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था उसकी फाउंडर आप भी रही हैं, और बाद में फिर आप कुछ अलग हट गई, ऐसा क्यों? क्योंकि वो आंदोलन राजनीति की तरफ चला गया। मैं राजनीति में रुचि नहीं रखती थी, इसलिए उससे हट गई। क्योंकि तो ही अन्ना हजारे भी हट गए ना, क्योंकि वो राजनीति की शेप ले गया। वो राजनीति शेप करने के लिए आंदोलन नहीं था, वो एक समाज सेवा की आवाज उठाने का आंदोलन था। लेकिन कुछ लोगों ने फिर उसको मोड़ लिया और राजनीति की तरफ ले गए। मेरी रुचि नहीं थी। लेकिन एक कहावत है ना, जैसे तलवार ही दूसरे तलवार को काटती है या धार ही दूसरे धार को काटती है, तो ये राजनीति भी तो उसमें सहायक बन सकती थी ना उस चीज के लिए। हमारा आंदोलन मकसद हल हो चुका था। हमारे आंदोलन ने एक एक्सपोजर क्रिएट कर दिया था कि इस देश को भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उसमें जरूरत नहीं थी हम भी उसमें पॉलिटिकल, क्योंकि दूसरी पार्टी तैयार हो गई थी, जैसे कि बीजेपी तैयार हो गई थी। तो हम एक पार्टी जो 100 साल पुरानी और एक आंदोलन जो 1 साल पुराना और पार्टी बने, वो अपने आप को सोचने लग जाए कि मैं अपना सारा देश पार्लियामेंट में बनना जाऊंगा। ये एक मैं समझती शॉर्ट साइटेड बात थी। इसके लिए हम इकट्ठे नहीं हुए थे। हमने एक ग्राउंड तैयार कर दिया था, एक जमीन तैयार कर दी थी। उसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चेतावनी हो गई थी कि अगर भ्रष्टाचार करोगे तो समाज खड़ा हो जाएगा। सो समाज, अगर हम समाज बने रहते तो शायद ये एक कंबाइंड ऑपोजिशन बनती सिविल सोसाइटी की, लेकिन वो टूट गया। हमारा मकसद नहीं था, लेकिन हमारा मकसद ये था कि राष्ट्रीय पार्टीज को, क्योंकि हम 1 साल पुराना बच्चा और एक कोई 100 साल पुराना एक पहाड़ का कोई मुकाबला नहीं। तो हमारा मकसद ये था कि चेतावनी पर सबको ऑन दी अलर्ट कर दे, ऑन वॉच लिस्ट कर दे कि अब आप करोगे तो समाज आपका साथ नहीं देगा। तो मैं समझती हूँ हम अपना रोल प्ले कर चुके थे, जिसका फायदा बीजेपी और मोदी साहब ने पूरा ले लिया, क्योंकि उस ग्राउंड तैयार था, उस ग्राउंड को आगे ले गए। और वो यही रीजन था कि आप इस क्षमता में थे। वो फॉर्चुनेटली वो इस क्षमता में थे, क्योंकि उनके पास एक ढांचा था, एक स्ट्रक्चर था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। हमारे पास तो कुछ नहीं था। तो यही रीजन था कि आपने मोदी जी को खुलकर सपोर्ट किया। ये रीजन था कि मैंने मोदी जी की लीडरशिप में काबिलियत देखी, क्षमता देखी कि ये हमें आगे ले जा सकते हैं। ये एक नेता है जो ऐसी सोच रखते हैं, जिनके पीछे एक संगठन भी है।
और जिनके पीछे एक दृढ़ निष्ठा भी है, जिनके पीछे एक दूरदर्शी भी है, इसलिए मैंने उनका पूरा समर्थन किया। तो अब क्या किरण बेदी टीम सरकार की टीम में T20 मैच खेलेगी या टेस्ट मैच तक जाएगी? नहीं, मैं कोई मैच नहीं खेलने वाली। मैं कोई मैचेस में बिलीव नहीं करती। अगर सेवा की आवाज आएगी तो सोचूंगी, लेकिन सेवा में तो मैं हुई। मैं तो ऑलरेडी अपनी मनपसंद की सेवा में अपनी संस्थाएं चलाती हूँ, गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, महिलाओं को गाँव में, शहरों में, जेलों में। मैं अपना मन मर्जी का खूब मन से काम करती हूँ। मैं किसी चीज की इंतजार नहीं करती। एज ए पुलिस ऑफिसर जब आप सुधार के जब काम करते थे तो उस समय में लोगों की धमकियां भी मिलती रहती होंगी, ऐसा हुआ कभी? तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो, धमकी आए या नहीं, उससे क्या मतलब? अगर आप धमकियों से डरेंगे तो फिर आप घर बैठे, फिर आप घर में बैठे दरवाजा बंद करके। तो जब आप मैदान में निकले हुए हैं तो उसमें धमकी का क्या मतलब? आपको अपना दृश्य देखना है। मैं अपना रास्ता भगवान की कृपा से सोचती हूँ, करती हूँ, उस पर चलती हूँ और डरती नहीं हूँ किसी से। तो अब रिटायरमेंट के बाद जो आप सोसाइटी रिफॉर्म के लिए किस तरीके से काम कर रही हैं? मेरी बहुत बड़ी 2 संस्थाएं हैं, 25 साल पुरानी हैं, जिसमें गांव में महिलाओं के लिए, जेल के बच्चों के लिए, झुग्गी झोंपड़ी की महिलाओं बच्चों के लिए कामकाजी बनाना, पढ़ाना लिखाना, समझदार बनाना, अच्छे समाज के नागरिक बनाना। हम हजारों को, 10,000 लोगों को एक दिन में पहुंचती मेरी 2 संस्थाएं, नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन। इतना ज्यादा समाज का आंदोलन कर, एनवायरनमेंट में ले लो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ले लो, स्किल्स डेवलपमेंट में ले लो, बच्चों की पढ़ाई में ले लो, ये सारे क्षेत्र में हम गांव में भी और झुग्गी झोंपड़ियों में काम करते हैं। इन दिनों में एक इंडिया में बड़े शहरों में विशेषकर रेप केसेस बहुत सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे महिलाओं का भी कुछ दोष है या नहीं है? इसमें सरासर दोष है माँ बाप का। और ये मोदी साहब ने 15 अगस्त की रेड फोर्ट की स्पीच में, शुरुआत में स्पीच में बोला, हर माँ बाप का बच्चा है ना वो जो रेप करता है, तो माँ बाप कहाँ है? किसी ना किसी स्कूल का है तो वो टीचर कहाँ है? अगर टीचर और माँ बाप अपना रोल प्ले करें तो क्या एक लड़का गलत बलात्कारी बनेगा? नहीं बन सकता। सो ये सिर्फ आप सोचे पुलिस और अदालत आए, वो तो बात की बात है। मैं कहूंगी वो 5% होना चाहिए कि ना कि 50% होना चाहिए। 5% है, उसको पुलिस और अदालत सख्त से सख्त सजा दे और अच्छी इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन 95% तो माँ बाप का रोल है ना। तो जहां घर फेल होता है, जहां परवरिश फेल होती है, जहां एजुकेशन फेल होती है, क्राइम बनता है। लेकिन जो फैशन है वो इसमें कितना रोल प्ले करता है? जो फैशन में कोई रोल नहीं प्ले करता। ये सिर्फ समाज की, दिमाग की बात है। ये दिमाग की बात है। अगर फैशन ही होता तो एक छोटा बच्चे को कोई बलात्कार करेगा? बच्चे ने कौन सा फैशन किया? तो इसलिए बच्चे को कोई बलात्कार नहीं करेगा, अपने को रिश्तेदार का बलात्कार नहीं करेगा। तो ये सिर्फ समाज की ये दिमागी कमजोरी है, ये बीमारी है। इसकी परवरिश का कारण है उसके माँ बाप की कमी, उसके स्कूल की कमी। ये 2 लोग ज्यादा पहले जिम्मेवार। आपका जो एक शो था आपकी कचहरी, उसमें इन रियल टर्म आपने कितने लोगों को न्याय दिलाने में आप कामयाब रही? 100%। जितने लोग आए उनको न्याय मिला, क्योंकि दोनों की बात सुनी गई, दोनों को कानून समझाया गया, दोनों को हकीकत सुना दी गई और कहा अब बताओ न्याय क्या है, खुद ही से अब सोचो। तो न्याय उनको साफ साफ पर्दे, उनको कोई पीछे नहीं कोई घुमाई, उसमें कोई वकालत नहीं थी। उसमें एक शीशा था कि ये शीशा देखो, अब आईना देखो, अब आप कैसे लगते हो, तो खुद ही समझ गई कहा मैडम ये बनता है। सो वो एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें आईना दिखाया गया, ना कि जिरे की गई या बहस की गई। कोई बहस नहीं, कोई जिरे नहीं, आईना देखो। दोनों पक्ष को आईना दिखा दिया गया और उसके बाद समझाया भी गया कि आप समझ लो, इसके बाद आप कहीं भी घूम लो, यही है न्याय। तो खुद ही मानने लगे कि न्याय ही चाहिए। किरण बेदी को जनता अब क्या फिल्मों में देखेगी कि नहीं देख पाएगी? कभी नहीं। फिल्मों मुझे एक्टिंग करनी आती नहीं, जो जिंदगी है वही है। फिल्मों में तो बहुत काबिलियत चाहिए, एक्टिंग की काबिलियत चाहिए। लेकिन आपकी मेरे पास कैपेसिटी है जो आपने कर किया है, एक्टिंग की काबिलियत नहीं है मेरे पास। जो जिंदगी है वही है। एक्टिंग बहुत एक आर्ट है, एक्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ट है जो मेरे पास नहीं है। कोई इंसान अगर कुछ अच्छे काम करने लगता है तो उसके पीछे पांव खींचने वाले भी उतने ही पीछे लग जाते हैं और उस चीज से फ्रस्ट्रेशन भी पैदा होता है। आपके साथ ऐसा कभी होता था? फ्रस्ट्रेशन का तो आपका दिमागी चॉइस है ना, अपने आप को दुखी करना, दबाव में रखना, इतनी चॉइस है
उसको रिजेक्ट करती हूँ, मैं नहीं डालती अपने में। मेरी ट्रेनिंग ऐसी। और मैंने ये देखा है जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हैं, काम भी आपका बढ़ता है, लेकिन आपका दिमाग भी उतना शांत और संतुष्ट रहता है। सो अगर आप काम के साथ डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी जोड़ें, आपका काम की क्वालिटी बेटर होती है साथ साथ, और साथ साथ आप मन में शांत भी रहते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या? मानवता। मेरी स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन है ह्यूमनिज्म, मानवता। आज नहीं, बहुत साल पहले जब मैंने पुलिस सर्विस शुरू करी थी, तो एक आईपीएस का कॉलम था रिलीजन, उसमें मैंने लिखा था मानवता। इसका मतलब मानव सेवा ही मेरा धर्म है। तो मानव सेवा का मतलब क्या है? पहले आप साफ होगे तो भी सेवा करोगे, नहीं तो आप कीचड़ ही फैलाओगे। और जब आपका मन साफ है तो इसका मतलब आपकी किसी ऊर्जा, एक बाहरी ऊर्जा या अंदर की ऊर्जा से आप जुड़े हुए हैं। तो मैं उस ऊर्जा से आज से नहीं जुड़ी हुई, मैं अपने परिवार से ही संस्कार लेकर जुड़ी हुई, इसलिए मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी से अन्याय नहीं किया, किसी से धोखा नहीं किया, मैंने किसी से छल कपट नहीं किया, कोई करप्शन नहीं की। 35 साल की पुलिस सर्विस में मैं एक भी उदाहरण नहीं अपने मन में ला सकती जिसको मैंने करप्शन या अन्याय किया हो अपने स्वार्थ के लिए। इसका मतलब है स्पिरिचुअलिटी और धर्म। फिर से लेवा हाँ एक छोटो सो ब्रेक। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। हिन्दी चलचित्र मेरी कोममा अभिनय गर्ने चर्चित नेपाली कलाकार को हुन्? अप्सन ए सुदर्शन थापा, अप्सन बी भीम बहादुर थापा, अप्सन सी अर्पण थापा र अप्सन डी सुनिल थापा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। सुन्दारा तथा सिटी सेन्टर काठमाडौँमा रहेको गुलाब स्वीट एन्ड फास्ट फूडका तर्फबाट गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर किरण बेदी से, और वो बातचीत में फिर से आगे बढ़ावा। आप एक अच्छी टेनिस प्लेयर भी रही हैं। आज का जो स्पोर्ट्स है वो किस तरफ जा रहा है अभी आपको आज क्या का लगता है? स्पोर्ट है मनी मेकिंग, बहुत ज्यादा जरूरत है मनी की भी। उस वक्त हमारे यहाँ मनी नहीं होती थी। उस वक्त होता था काबिलियत से मैं जीतूं और जीत के चाहे छोटा सा कप ही लाऊं, माँ बाप को खुशी दो। और अब है हर हालत में जीतना, क्योंकि मुझे वो मनी मेकिंग है। तो पहले प्राइज मनी नहीं होती थी, अब प्राइज मनी भी है। अब कंपटीशन भी ज्यादा टफ है, उसकी स्किल्स भी बहुत बेटर चाहिए उसके लिए। तो क्वालिटी ऑफ कंपटीशन बहुत गंभीर हो गया है। तब हम खेलते भी थे, आनंद भी लेते थे, पैसा नहीं कमाते थे, लेकिन शौहरत बहुत कमाते थे। अब आनंद से ज्यादा कमर्शियल दिमाग ज्यादा चलता है। उसमें भी बहुत कॉमर्स है, लेकिन बहुत क्वालिटी भी बहुत हाई है। न्यू जनरेशन के जो युवा हैं उनको एक निडर पुलिस ऑफिसर की क्या सलाह है? अच्छे इंसान बनो पहले, क्योंकि जो आपकी इंसानियत है ना, वही आपको जिंदगी भर पार कराएगी। लेकिन अगर आप हैवानियत के साथ, लेकिन हैं बड़े अमीर, आपका नाम बहुत है, लोग बड़े आपको सलाह करते हैं, अंदर से आप हैवान है। आप नहीं रात को गोलियां खाएं, दवाई खाए बिना नहीं सोएंगे। अगर आप इंसानियत है, आपको जरूरत से ज्यादा भी मिलेगा, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा बांटेंगे भी जब, तो आप बड़े चैन से भी सोएंगे। इन दी एंड रात को इंसान क्या चाहता है? मुझे चैन की नींद आए। चैन की नींद आ जाए। अगर आपकी चैन की नींद है तो आप एक सफल इंसान है। लेकिन अगर आप रात भर नहीं सो सकते क्योंकि आपको डर है कि इधर झूठ, इधर सच, इधर पकड़ा गया, इधर नहीं पकड़ा गया, तो फिर मैं समझती हूँ कैसा जीवन है। तो ये आपको अपना डिसाइड करना है कि मुझे जीवन इन दी एंड कैसा व्यतीत करना।
मोदी जी ने जो अपने नेबरिंग कंट्रीज के लिए जो रुख लिया है उसको आप कैसे देखते हो? बहुत समझदार है। ये देर आए दुरुस्त आए। क्या क्यों नहीं, मतलब हमारा हिंदुस्तान, हमारा नेपाल, हमारा म्यांमार, हमारा श्रीलंका, हमारा बांग्लादेश, ये वाला सारी बेल्ट क्यों नहीं, भूटान, हम लोग क्यों नहीं दोस्त बनके, और उधर से पाकिस्तान, सार्क रीजन मिलके क्यों नहीं काम करे? सार्क रीजन मैं समझती हूँ ये सारी दुनिया का आधी पॉपुलेशन नहीं है, और अगर हम आपस में नहीं मिलजुल के करेंगे, हमें दूसरे एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, हम गरीब रहेंगे। लेकिन अगर हम मिलके काम करेंगे तो अमीरों को हमारी जरूरत है, क्योंकि हम प्रोड्यूसर भी है, मार्केट भी है, कंज्यूमर भी है, और हमारे पास रिसोर्सेज भी है। अगर हम सार्क कंट्रीज अगर मिल के काम करें, इसलिए मोदी साहब की जो दूरंदेशी है कि सार्क कंट्रीज एक इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाए, इकोनॉमिक कॉमन मार्केट मिल जाए, जैसे आज यूरोप बना, तो सारे एक व्यक्ति का हमको बहुत नुकसान हो चुका। हम 60 इयर्स लेट हैं। सार्क रीजन को एक जैसे यूरोपियन कॉमन मार्केट बनी थी, इसको भी कॉमन मार्केट बनना चाहिए। हमको एक एक्सप्लॉइट नहीं होने देना चाहिए। आप देखेंगे दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे पास आएगा इसके पास, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ हमारे पास है। आज वो एजिंग कम्युनिटी है वेस्टर्न कम्युनिटी, और हम यंग कम्युनिटी, हम यूथफुल कम्युनिटी। हमारे पास स्किल्स और काबिलियत है अगर हम मिलकर काम करें। आपको क्या लगता है, जैसे एक कहावत है कि अकेला बृहस्पति जो है हमेशा झूठा होता है, तो मोदी जो सरकार में मोदी जी है, जो सरकार जब आई या चुनाव जब हुआ, आप अब की सरकार मोदी सरकार सिर्फ अपर्सन के ऊपर टिकी हुई सरकार के रूप में दिखाया गया था, आप क्या कहते हो? बिल्कुल नहीं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा संगठन है, उनके पीछे बड़े काबिल लोग हैं, और वो लीडरशिप को मैंने देखा नर्चर कर रहे हैं। उन्होंने यंग नए फेसेस लाए हैं जिनसे काबिलियत उनको सिखा भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। वो काबिलियत के अनुसार और विश्वास के आधार पर उनको लाए। मैं समझती हूँ एक नई लीडरशिप, एक नई पनीरी देश को मिल रही है। वो अकेले नहीं, उनके पीछे तो बहुत बड़ा संगठन है, और वो बड़ा गहरा संगठन है, और वो बड़ा डिसिप्लिन संगठन है, वो कार्डर बेस्ड है। तो और उनकी दिशा बिल्कुल, लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है, उसकी विजन बिल्कुल क्लियर है कि हमने अपने हिंदुस्तान को किस तरफ ले जाना है, इंडिया को कहाँ ले जाना है। तो मैं समझती हूँ वो सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं लीडर, वो अकेले लीडर नहीं है, वो ग्रूमिंग लीडर है, वो फ्यूचर लीडरशिप को ग्रूम करने लगता है। अंत में हमारे दर्शकों के लिए आपकी क्या सुझाव है? जहां भी दर्शक बैठे हैं, जो भी इसको देख रहे हैं, इस रीजन को इस वक्त एक कॉमन रीजन बना के सोचना है। जब भी हमारी सोच हो, हम एक रीजन की तरफ सोचे, देश का भला सोचे, लेकिन एक रीजनल फीलिंग जब लेने लग जाएंगे, हमारा उसी में भला। किसी के पास पानी ज्यादा है, किसी के पास बिजली ज्यादा है, किसी के पास खेत ज्यादा है, किसी के पास इंडस्ट्री ज्यादा है, किसी के पास सड़कें हैं और किसी के पास सड़कें नहीं है। मैं समझती हूँ इस वक्त भाईचारे, एक रीजनल फीलिंग लाने से हमारे हर व्यक्ति का इधर फायदा होने वाला है। लेकिन अगर हम अपने परिवार तक, अपनी जात तक, अपने कस्बे तक, अपने गांव तक रुके रहे, तो किसी का भी भला नहीं इसमें इन दी एंड। तो अगर हम सबका भला चाहते हैं तो इस वक्त सारे रीजन को एज अ रीजन समझे, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियों का के लिए हम लोग एक अच्छा भविष्य छोड़ के जाएं। आपने इस कार्यक्रम के लिए आपका समय दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं अग्रिम शुभकामना देता हूँ कि आपकी जो काबिलियत है वो फिर से एक बार लोगों के सामने खुल के आ सके। और हिमालय टेलीविजन की तरफ से ये छोटी सी भेंट आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। अभी आप लोग बातचीत सुन रहा था डॉक्टर किरण बेदी से, और आशा है आप लोगों ने पसंद आयो होगा, उनकी बातचीत पर जरूर से गौर करोगा। इतनो कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न यी मध्ये को पाण्डुपुत्र होइन? अप्सन ए भीमसेन, अप्सन बी नहकुल, अप्सन सी अर्जुन र अप्सन डी कर्ण। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी कर्ण। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 020 30 876, 98 41 47 87 60, 98 433 005 41,
98 60 17 30 29, 98 49 53 37 68। गुलाब स्वीट्स एन्ड फास्ट फूड को गिफ्ट भाउचर पाउन सफल हुनुभएको छ। 98 020 30 8 76, 98 18 74 13 63। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, हिन्दी चलचित्र मेरी कोमा अभिनय गर्ने चर्चित नेपाली कलाकार को हुन्? अप्सन ए सुदर्शन थापा, अप्सन बी भीम बहादुर थापा, अप्सन सी अर्पण थापा र अप्सन डी सुनिल थापा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। सुन्दारा तथा सिटी सेन्टर काठमाडौँमा रहेको गुलाब स्वीट एन्ड फास्ट फूडका तर्फबाट गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां का सागा उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैंने भी इजाजत दो। और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो नेपाल@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।